हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब। इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर पीजी तक हिस्ट्री और क्लास 6, 7, 8 की एसएसटी एनसीईआरटी के फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मैं एनसीईआरटी इसलिए आप लोग को पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है जो बोर्ड और फ्यूचर में यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस तैयार होता है। यहाँ पढ़ाई होगी बेसिक इजी लैंग्वेज में, ताकि हिस्ट्री रटनी नहीं है, समझनी है। अगर आप क्लास 6 में हैं तो ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है जो मैं एनसीईआरटी लेवल से पढ़ा रही हूँ। अगर आप क्लास 6 से अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लर्निंग जर्नी यहीं से स्टार्ट करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अतीत में लोग कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्या किया करते थे, कहाँ रहा करते थे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर कि अतीत के बारे में हमें क्या पता चल सकता है, लोग कब, क्या, कहाँ, क्या किया करते थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अतीत के बारे में हम लोगों की जीवनचर्या को जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते हैं या कहाँ रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ओके, हम आखेटकों यानी हंटर्स, शिकारियाँ जिसे कहते हैं, शासकों, पशुपालकों, कृषिकों, व्यापारिकों या पुरोहितों, शिल्पकारिकों, वैज्ञानिकों, संगीतकारिकों और कलाकारों के जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि लोग पहले कौन से नाटक देखा करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और बच्चे कौन से खिलौने से खेला करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे अतीत में। ओके, तो स्टूडेंट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में हम ये सारे कुछ जान सकते हैं और शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से, लोग कहाँ रहा करते थे। ओके, लोग कहाँ रहते थे यहाँ से हम लोग जानेंगे। तो कई लाख वर्ष पूर्व ज़्यादातर लोग नदियाँ, तालाब के पास रहते थे। क्यों रहते थे, सवाल है क्यों रहते थे, क्योंकि यहाँ इन लोगों को शिकार करने के लिए जानवर और प्राकृतिक चीज़ें जैसे फल, सब्जी, जड़, पानी इत्यादि प्राप्त होते थे। इसीलिए लोग अधिकतर नदियाँ के किनारे या तालाबों के किनारे पाए जाते थे और यहीं पर लोग रहा करते थे। अच्छा, तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि इन लोगों में कुछ कुशल संग्रहकर्ता थे। कुशल संग्रहकर्ता किसे कहते हैं, इसका मीनिंग है कि अपने समुदाय के लिए भोजन इकट्ठा करके रखते थे। यानी उस समय के लोग शिकारी संग्रहकर्ता थे, जिसको हंटर गैदरर्स कहते हैं। हंटर गैदरर्स, जहाँ पर लोग भोजन इकट्ठा कर कर रखते थे। अच्छा, लगभग 8000 पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जी जैसे फसलों का सुलेमान और किरथड़ की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में उपजाना आरंभ किया था। मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैप आपके सामने स्क्रीन पर ऑन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुलेमान और किरथड़ की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर गेहूं और जी जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया गया था और उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया था और ये लोग गांव में रहा करते थे। अच्छा, नोट लिखना आप लोग, पहले के लोग शिकारी, यानी कि पहले लोग शिकारी करते थे प्लस भोजन इकट्ठा करते थे। शिकारी करते थे फिर भोजन इकट्ठा करते थे। और दूसरा नोट लिखो, जंगल नदी के पास रहा करते थे। क्यों रहा करते थे, क्योंकि उन्हें शिकार करना है, भोजन इकट्ठा करना है, पेट भरना है। ठीक है, बाद में ये लोग खेती करने लगे और प्लस पशुपालन करने लगे और फिर ये लोग गांव में बस गए। ओके, तो यहाँ पर ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट नोट्स है गाइस। ओके, चैनल पे आप लोग जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि उस समय गेहूं कहाँ से आया। ठीक है, अब सवाल भी पैदा होता है कि उस समय गेहूं कहाँ से आया, क्योंकि उस समय तो गेहूं था नहीं। तो गेहूं बाहर से नहीं आया, बल्कि जंगली गेहूं यानी कि वाइल्ड वीट
पहले से ही प्राकृतिक यानी नेचुरल रूप से उगता था। कैसे उगता था भाई? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ के आसपास कुछ जगहों पर जंगली गेहूं और जौ अपने आप उगता था। मतलब कि ये दो जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने आप प्राकृतिक रूप से उग जाते थे, जिसको यहाँ के हंटर्स लोग ने पहचाना, जिसको जौ के रूप में पहचाना, गेहूं के रूप में पहचाना और उसको उपजाना शुरू किया, ग्रहण करना शुरू किया, उसको पहचानना शुरू किया। तब से ये चीज़ चला आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट्स में आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यानी कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ पे जो गेहूं उगते थे तो लोगों ने अच्छे अच्छे दानों वाले पौधे चुनकर उनके बीज बोना शुरू कर दिए। धीरे धीरे वही जंगली गेहूं बन गए और पालतू बन गए। तो उसी को डोमेस्टिकेट कहते हैं। जो जंगली गेहूं थे वो पालतू गेहूं में बदल गए। इसी प्रक्रिया को इसी प्रक्रिया से कृषि की शुरुआत हुई, जो बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग कहते हैं। और यहीं से गेहूं उपजाना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में भारत विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। ओके, मैप में आप लोग देख सकते हैं विंध्य, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मैप में आप लोग देख सकते हैं कि विंध्य में स्थित है, विंध्य के उत्तर में स्थित है, जहां पर सर्वप्रथम चावल उपजाना शुरू किया गया। मीनिंग आप लोग देख सकते हैं, भारत में चावल की खेती की शुरुआत यहीं से मानी गई है। भारत में चावल की खेती की शुरुआत यहीं से मानी गई। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है कि सर्वप्रथम चावल की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो आप बोलोगे विंध्य के उत्तर में ये स्थित ये पहाड़ियाँ, यहाँ से चावल की खेती होना शुरू हुई। कब हुई? तो हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा है 8000 ईस्वी पूर्व पहले। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है ना 8000 ईस्वी पूर्व पहले सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जी की फसलों का सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर कुछ क्षेत्र में उपजाना आरंभ किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे ये प्रक्रिया हुई जहां पर चावल को उपजाया गया। ठीक है, मानचित्र में आप दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे जगह को देख सकते हैं और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को ये दर्शाता है। क्लियर है आप सभी को? अब देख लीजिए, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियां तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब सवाल है कि दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ध्यान से समझो, उपमहाद्वीप उसे कहते हैं जो किसी बड़े महाद्वीप का हिस्सा हो, लेकिन अपनी अलग अलग पहचान रखता हो। अब देखो, दक्षिण एशिया हिमालय पर्वत से घिरा है, तीन ओर से समुद्र से घिरा है। यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की संस्कृति, इतिहास और भू आकृति अलग है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी बना लिया है कि दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तो वही क्षेत्रफल में ये महाद्वीप से छोटा है, लेकिन चारों तरफ समुद्र, ऊंचे पहाड़ और पर्वत, जिनकी वजह से ये बाकी एशिया से अलग सा दिखता है, इसीलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लास 6 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या यूपीएससी स्टेट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्यूरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, लगभग 47,000 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500
वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, ईस्वी पूर्व के बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी या पूर्व के बारे में बताऊंगी। अभी समझिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने ही एक विशाल राज्य का स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों का स्थापना किया गया था। बिहार राज्य को ही मगध के नाम से ही जाना जाता था। और यहाँ के जो शासक थे ना, वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने ही एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई राज्य की स्थापना की गई है। ओके, अगला पॉइंट है देश का नाम। आज हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से बुलाते हैं। इंडिया शब्द उत्पत्ति इंडस शब्द से हुआ, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम के ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस या इंदस कहना शुरू किया। तो 2500 ईस्वी पूर्व पहले उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानियाँ आते थे, यूनानियाँ आते थे, उन्होंने ही इंदोस या हिंदस कहना अपने भारत को शुरू किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नोट थोड़ा सा आप लोग क्लियर करिएगा, इंडिया नाम किसने रखा। ठीक है, तो ये नाम सबसे पहले ईरानियों या कह सकते हैं फारसियों ने रखा। ठीक है, थोड़ा विस्तार में हम लोग समझेंगे। हमारे यहाँ सिंधु नदी थी, जिसे संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं। ठीक है, नदियों को संस्कृत में हम लोग सिंधु कहा करते थे और कहते हैं। ठीक है, ईरानियों लोग जो थे ना, वो सौ को ह बोलते थे, तो इसीलिए सिंधु पड़ गया हिंदू। ठीक है, हिंदू पड़ गया। बाद में यूनानियों यानी ग्रीक ने इसे इंडोस या इंडस कहा। उसी से आगे चलकर इंडिया नाम पड़ गया। ठीक है, रियल मीनिंग यही है कि इंडिया का नाम भारत के लोगों ने नहीं रखा, बल्कि ईरानी यूनानी यात्रियों या लेखकों ने ये नाम दिया है हमारे भारत को। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं क्लास 6 के सेकंड चैप्टर भी बहुत जल्द लेकर आऊँगी। अभी जो फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो वो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, आरंभिक कथन। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। अब आते हैं अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। तो स्टूडेंट, अतीत की जानकारी हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पांडुलिपि या अभिलेख। तो सबसे पहले समझेंगे पांडुलिपि क्या होती है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लैटिन भाषा में शब्द यानी मेनू, जिसका अर्थ है हाथ, होता है। ये पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्ते को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। देखो, आप लोग को अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी, यही है भोजपत्र और इसी की छाल पर लिखी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा है भोजपत्र क्या है। तो भोज नाम के पेड़ की छाल जिससे लिखने का योग पत्र बनाया जाता था, इन्हीं पर पुराने ग्रंथ और किताबें लिखी जाती थी। तो जो भी विशेषज्ञ होते थे, जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे, जो भी विशेषज्ञ ग्रंथ लिखते थे, वो इन्हीं के छाल यानी भोजपत्र के छाल पर ही लिखा करते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा करती है इस पांडुलिपियों में। ओके, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, किताबें तथा नाटक भी हैं। ये पांडुलिपि विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है, मतलब कि अनेक भाषाओं में पांडुलिपि को लिखी गई है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल हैं। अब हम अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अशोक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया अभिलेख
2250 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से पुरातात्विदों को प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, मतलब अनेक भाषा में इसे अनेक भाषा में लिखा गया है। नोट करना एक चीज़ कि अभिलेख बहुत ही भरोसेमंद स्रोत माने गए हैं, इससे बदला नहीं जा सकता। ये अभिलेख हमें शासन और विचारों के बारे में बताता है कि उस समय के लोग कैसे शासन किया करते थे, उस समय के लोगों का विचार क्या होता। अच्छा, अब आगे जानेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता था। यानी कि ऐसे वस्तुओं का जो अध्ययन करते थे, इसके बारे में जो जानने की प्रक्रिया अपनाते थे, ऐसे लोगों को पुरातात्विद कहते थे और ये कहलाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों यानी चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये जो लोग थे, पुरातात्विद लोग थे, ये लोग ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्रों का, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्रति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्वों कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे, यानी कि ऐसे वस्तुएं जल्दी नष्ट नहीं होते थे, ये काफ़ी कठोर टाइप के हुआ करते थे। पुरातात्विद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे। क्यों ढूंढते थे? ताकि उन लोगों को पता लग सके कि उस समय काल के लोग कैसे अपनी जीवनचर्याओं को रखते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ओढ़ते थे, रहते थे। ठीक है, इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती थी कि लोग उस समय क्या खाना खाते थे। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्हें जानने में मदद मिलती थी कि उस समय के लोग क्या खाना खाया करते थे, तो ये सारी चीज़ें छानबीन होती थी। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अंडे के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे लोग जले हुए रूप में बचे रहते थे। ठीक है, वो लोग जो जल जाते थे, काले हो जाते थे, तो वो लोग वैसे ही उसी अवस्था में रहते थे। पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारियां के लिए इतिहासकार पर्याप्त स्रोतों शब्द का प्रयोग करते थे। तो जो इतिहासकारियों लोग थे वो स्रोतों से स्रोत यानी शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसको स्रोत कहा गया है, जहां से सारे अवशेष के बारे में मालूम होता है, पता चलता है। ठीक है, इतिहासकारियों उन्हें कहते हैं जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के बारे में जान तथा इसका पूर्ण निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इतिहासकारियाँ उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इन स्रोतों के सहायता से धीरे धीरे अतीत के बारे में जानने की कोशिश करना और इसका पूर्ण निर्माण करना। ठीक है, अतीत एक है या अनेक? तो देखो, अतीत एक है या अनेक? अतीत बहुवचन है। ठीक है, इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत में अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, क्योंकि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत अलग अलग मायने रखते हैं। इस अतीत का अलग अलग मायने, जैसे फॉर एग्जाम्पल में देख लो, पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत डिफरेंट है। इसीलिए अतीत एक बहुवचन के रूप में है, जहाँ पर लोगों के अन्य अन्य मायने हैं अतीत को लेकर, यानी कि एक शब्द में नहीं बांटा गया है, इसे अनेक शब्द में बांटे गए हैं। अब हम लोग तिथियों का मतलब समझेंगे। तिथियों का मतलब अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, वर्ष की गणना कैसे होती है? वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक
ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। इसलिए जब हम कहते हैं 2000 वर्ष तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का समय। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियां ईसवी पूर्व यानी ईसा पूर्व कहलाती है। आसान शब्दों में मैं आप सभी स्टूडेंट आप सभी को समझाऊंगी कि ईसा मसीह के जन्म को समय गिनने की शुरुआत का बिंदु माना गया है। जन्म से पहले ईसा पूर्व, जन्म के बाद ईस्वी या सन के रूप में देखा गया है। तो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि मैं ईस्वी पूर्व के बारे में आपको बताऊंगी। तो यहीं से क्लास 6 जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है, जहाँ से आप हिस्ट्री का सही मायने रूप में समझते हो, पढ़ते हो, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हो, जो आगे भी बहुत हद तक नहीं, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ठीक है, अब बीसी और एडी का अर्थ भी समझ जाइए। ठीक है, अंग्रेजी में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, कभी कभी बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पर मैंने क्राइस्ट लिख दिया है तो इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा। तथा कभी कभी एडी की जगह सीई का प्रयोग होता है। ठीक है, सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा। देखो यहाँ पर मैंने फिर से क्राइस्ट एरा लिख दिया है। ठीक है, कॉमन एरा होता है। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी अक्षरों में बीपी का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रोजेक्ट, वर्तमान से पहले कहा जाता है। इन शॉर्ट आप समझो, जन्म से पहले ईस्वी पूर्व, जन्म के बाद सन का यूज होता है। तो जहां भी आप देखोगे सन लिखा है यानी कि जन्म के बाद, ईस्वी पूर्व लिखा है यानी जन्म से पहले की बात हो रही है। नोट कर लो, पहले समय के लोग गणना ऐसी ही होती थी, बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनिन। फिर ईबीसी या बीसी या ईसी क्यों लगाए? ठीक है, मतलब क्वेश्चन आता है कि जब सब सही है तो बीसीई और ईसी क्यों लगाए? तो समय की गणना वही रहे, लेकिन शब्द ऐसे हो जो किसी एक धर्म से ना जुड़े हो, इसीलिए बीसीई और सीई का प्रयोग किया गया है। हालांकि गणना वही है, कुछ भी बदला नहीं गया है। तो ये है आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आया है तो मुझे बताइए, और अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अनदर चैप्टर में, चैप्टर 2 में। तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखें और रिवीजन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।